हेलो एवरीवन। सो हमारी ऑडियो बुक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम सीरीज़ बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। गरीब लोग क्या करें, सीरीज़ बोलने में अजीब लगता है। सो हम ऑडियो बुक सीरीज़ कर रहे थे फॉर बेबीलोन का रिचेस्ट पर्सन ऑफ बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। सो उसी को कंटिन्यू कर रहे थे। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई ऑलवेज रिमाइंड यू, सोशल मीडिया यूज़ इट फॉर इट्स बेनिफिट। हर चीज़ के नुकसान और फ़ायदे होते हैं, हमें सिर्फ फ़ायदे लेने हैं। सो लेट्स बिगिन। पर उससे पहले शायरी बहुत मस्त लोग करते थे पहले, अब तो सब बकवास हो गया है। तो उसी की एक छोटा सा सुनाता हूँ जो मैंने सेव किया हुआ था अपने इंस्टाग्राम पे, वही सुनते हैं। ये बादलों में सफर जिंदगी भर, जमीन पर बनाया न घर जिंदगी भर, सभी जिंदगी के मजे लूटते हैं, ना आया हमें ये हुनर जिंदगी भर। क्या कहना है, क्या बात है। या बादलों में सफर जिंदगी भर। भाई शायरी देख रहे हो भाई साहब, मज़ेदार। लाइक डूब जाने का मन करता है तो, लेकिन अभी हम डूबना नहीं है, अभी अपने को बुक पढ़नी है। सो बुक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि अपन ने कहाँ रुका था लास्ट टाइम। आजकल पता नहीं मैं क्यों ये गाना सुन रहा हूँ। ये बचपन में सुनता था, बचपन में इन द सेंस की क्लास जब स्कूल में थे तब सुनते थे। ये वाला सुना, किसी को याद आएगा? नॉस्टैल्जिया ब्रो। और ये वाली वीडियो किस को याद है? ये वाली वीडियो बस, इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, हल्ला नहीं मचाने का। किस चीज़ से नहीं दिखा रहा मैं तुम्हें। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जस्ट अ मिनट। आपका दिया वह मृदा पत्र याद आया जिस पर धन के 5 नियम लिखे थे। मैंने आपकी समझदारी के शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ा। उन्हें पढ़ने के बाद तो ये वाला पार्ट अपन सुन चुके थे जिसमें वो मृदा पत्र, पता नहीं क्या मतलब, पत्ते के ऊपर उसने जो 5 नियम लिखे हुए थे, ये हम सुन चुके थे। तो हम आगे कर रहे हैं। ये काम किए होते तो उन्होंने मुझे तत्काल इसके खतरे बता दिए होते। इन लोगों के संपर्क में आने से मैंने धन का सुरक्षित और लाभकारी निवेश करना सीख लिया। समय गुजरने के साथ मेरा खजाना बढ़ा और तेजी से बढ़ा। मैंने न सिर्फ अपना गंवाया हुआ धन दोबारा कमा लिया, बल्कि मैंने उससे बहुत ज्यादा कमाया। पिताजी, मेरे दुर्भाग्यों, परेशानियों और सफलताओं के द्वारा मैंने बार बार धन के 5 नियमों की बुद्धिमत्ता को परखा है और वे हर इम्तिहान में खरे उतरे हैं। जिस व्यक्ति को धन के इन 5 नियमों का ज्ञान नहीं है, उसके पास धन वैसे तो आता ही नहीं है, और आता भी है तो जल्दी ही चला जाता है। परंतु जो इन 5 नियमों का पालन करता है उसके पास धन आता है और उसके वफादार सेवक की तरह काम करता है।
निमोजीर ने बोलना बंद कर दिया और कमरे के पीछे खड़े गुलाम को इशारा किया। गुलाम एक एक करके चमड़े के 3 भारी थैले लेकर आया। नोमाजीर ने उनमें से एक को उठाकर अपने पिता के सामने रखा और कहा, आपने मुझे सोने की एक थैली दी थी जिसमें बेबीलोन का सोना था। उसके एवज में मैं आपको उतने ही वजन की निनेवा के सोने की थैली लौटा रहा हूँ। सब लोग यह बात मानेंगे कि यह बिल्कुल बराबरी का सौदा है। आपने मुझे बुद्धिमता से भरा प्रतापत्र दिया था, उसकी एवज में मैं आपको सोने की 2 थैलियाँ लौटा रहा हूँ। यह कहते हुए उसने गुलाम से बाकी दोनों थैलियाँ ली और उन्हें भी अपने पिता के सामने फर्श पर रख दिया। पिताजी, इस तरह मैं आपके सामने यह साबित कर रहा हूँ कि मैं आपकी बुद्धिमता को आपके धन से ज़्यादा मूल्यवान मानता हूँ। बहरहाल बुद्धिमता के मूल्य को सोने की थैलियों में नहीं तोला जा सकता। बुद्धिमता न हो तो धन अमीर आदमी से भी जल्दी ही दूर चला जाता है, लेकिन बुद्धिमता होने पर गरीब आदमी भी धन हासिल कर सकता है, जैसे सोने की मोहरों से भरी इन 3 थैलियों में साबित होता है। पिताजी, मुझे आपके सामने खड़े होकर यह कहने में बहुत संतोष हो रहा है कि आपकी समझदारी के कारण मैं अमीर और सम्मानित बनने में सफल हुआ। पिता ने नोमाजीर के सिर पर अपना हाथ फिराया और बोले, तुमने अपने सबक अच्छी तरह से सीख लिए हैं और मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना योग्य पुत्र मिला है। अब मैं तुम्हें अपनी दौलत सौंप सकता हूँ। कालाबाब ने अपनी कहानी खत्म की और श्रोताओं को देखा। उसने पूछा, नोमाजीर की कहानी से तुमने क्या सीखा? तुम में से कौन अपने पिता या ससुर के पास जाकर अपनी आमदनी के बुद्धिमत्तापूर्ण प्रबंधन का हिसाब दे सकता है? ये सम्मानित लोग क्या सोचेंगे अगर तुम यह कहोगे, मैंने काफ़ी यात्रा की, काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी कमाया है, परंतु मैं ज़्यादा धन बचा नहीं पाया हूँ। कुछ धन मैंने समझदारी से खर्च किया, कुछ मूर्खता से, और बाकी मैंने नासमझी में गंवा दिया। क्या तुम अब भी सोचते हो कि यह किस्मत का खेल है कि कुछ लोगों के पास बहुत दौलत होती है जबकि बाकियों के पास बिल्कुल भी नहीं होती है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत सोचते हो। लोगों के पास दौलत तब आती है जब वे धन के इन 5 नियमों को जानते हैं और उनका पालन करते हैं। चूंकि मैंने किशोरावस्था में ही ये 5 नियम सीख लिए थे और उनका पालन करने लगा था, इसलिए मैं संपन्न व्यापारी बन गया। मैंने अपनी दौलत जादू से इकट्ठी नहीं की है। जल्दी आने वाली दौलत जल्दी ही चली जाती है। मैंने मालिक को खुशी और संतुष्टि देने वाली स्थायी दौलत धीरे धीरे आती है, क्योंकि यह ज्ञान तथा सतत संकल्प की संतान होती है। दौलत कमाना विचारशील व्यक्ति के लिए एक हल्का बोझ होता है। इस बोझ को लगातार हर साल उठाकर वह अपने अंतिम उद्देश्य को हासिल कर लेता है। मैं तुम लोगों को पुरस्कार में सोने के 5 नियम देता हूँ, जिसका तुम्हें पालन करना चाहिए। इन 5 नियमों में से हर एक का गहरा अर्थ है। हो सकता है तुमने कहानी सुनते समय इनके गहरे अर्थ को नज़रअंदाज कर दिया हो, इसलिए अब मैं सभी नियमों को दोहराऊंगा। मुझे ये नियम अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैंने अपनी जवानी में इनका महत्व समझ लिया था और मैं तब तक चैन से नहीं बैठा जब तक कि वे मुझे पूरी तरह से याद नहीं हो गए। धन का पहला नियम है, धन उस आदमी के पास खुशी खुशी आता है और बढ़ती मात्रा में आता है जो अपनी आमदनी का प्रयोग भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता है। जो आदमी अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा लगातार बचाता है और उसका समझदारी से निवेश करता है, वह जल्दी ही अच्छी खासी जायदाद बना लेगा, जिससे भविष्य में उसे आमदनी होती रहेगी और जो उसकी मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार की सुरक्षा की गारंटी होगी। यह नियम कहता है कि धन हमेशा ऐसे आदमी के पास खुशी खुशी आता है। मैं अपने जीवन में इसका प्रमाण कई बार देख चुका हूँ। मैं जितना ज़्यादा धन इकट्ठा करता हूँ, यह मेरे पास उतनी ही ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा तेज़ी से आता है। जो धन मैं बचाता हूँ वह और ज़्यादा कमाई करता है, जिस तरह तुम्हारा भी करेगा। निवेश से मिलने वाले ब्याज का दोबारा निवेश करने पर तुम और ज़्यादा कमाओगे। यही पहले नियम का सार है। धन का दूसरा नियम,
धन उस समझदार मालिक के लिए जमकर मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम खोजता है। यह मवेशियों की तरह तेजी से बढ़ता है। सचमुच धन एक इच्छुक सेवक है। यह मौका मिलते ही कई गुना होने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। जो भी धन को बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर लेता है उसे इसके सबसे ज्यादा लाभकारी प्रयोग का अवसर मिलता है। समय गुजरने के साथ धन आश्चर्यजनक तेजी से कई गुना हो जाता है। धन का तीसरा नियम। धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार लोगों की सलाह से करता है। धन सावधान मालिक के संरक्षण में बढ़ता है और लापरवाह मालिक से दूर भागता है। जो व्यक्ति धन के प्रबंधन में समझदार लोगों की सलाह लेता है वह जल्दी ही यह सीख लेता है कि अपने धन को जोखिम में डालने के बजाय उसे सुरक्षित रखने और लगातार बढ़ते देखने में ही सच्चा आनंद मिलता है। धन का चौथा नियम। धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसका निवेश उन व्यवसायों या उद्देश्यों के लिए करता है जिनसे वह परिचित नहीं है या जिनकी अनुशंसा समझदार लोग नहीं करते हैं। जिस व्यक्ति के पास धन तो होता है परंतु वह इसे संभालना नहीं जानता है उसे बहुत से लाभकारी सौदे नजर आते हैं। अक्सर उनमें धन गंवाने का जोखिम होता है। समझदार व्यक्तियों के अनुसार उनमें धन की बहुत कम संभावना होती है परंतु धन का अनुभवहीन मालिक अपनी बुद्धि पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है और वह अपने धन को ऐसे व्यवसायों तथा उद्देश्यों में लगाता है जिनके बारे में वह कुछ नहीं जानता। अक्सर बाद में जाकर उसे पता चलता है कि उसका निर्णय गलत था। इस तरह वह अपनी अनुभवहीनता के कारण अपना धन गंवा देता है। सचमुच समझदार व्यक्ति वह है जो अपनी बचत का निवेश उन लोगों की सलाह से करता है जो धन के प्रबंधन में निपुण होते हैं। धन का पांचवा नियम। धन उस आदमी से दूर चला जाता है जो इसके माध्यम से असंभव आमदनी हासिल करना चाहता है या जो चालबाज लोगों की लुभावनी सलाह मानता है या जो इसे अपनी अनुभवहीनता और रूमानी इच्छाओं के अधीन निवेश करता है। नए नए धनवान बने व्यक्ति के सामने रोमांचक और कल्पना की हवाई उड़ानों वाली योजनाएं हमेशा आती है। ऐसा नजर आता है कि जादुई शक्ति से उसका खजाना बढ़ जाएगा और उसे असंभव आमदनी होने लगेगी। बहरहाल समझदार व्यक्तियों की बातों पर ध्यान दें क्योंकि वे फटाफट दौलत कमाने की हर योजना के पीछे छिपे जोखिमों को जानते हैं। निनेवा के अमीर लोगों को न भूलें जो अपने मूलधन को गंवाने का कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे या इसे अलाभकारी निवेशों में फंसाना चाहते थे। यहाँ पर धन के 5 नियमों की मेरी कहानी खत्म होती है। इसमें मैंने अपनी सफलता के रहस्य भी बता दिए हैं। बहरहाल ये रहस्य नहीं बल्कि सच्चाइयाँ हैं जो हर इंसान को पहले सीखना होगी और फिर इन पर अमल करना होगा। तभी वह ज़्यादातर लोगों के समूह से बाहर निकल सकता है जो आवारा कुत्तों की तरह हर दिन अपने भोजन के बारे में ही चिंता करते हैं। कल हम बेबीलोन में प्रवेश करेंगे। देखो, बेल के मंदिर के ऊपर हमेशा जलने वाली ज्योति को देखो। सुनहरा शहर हमारे सामने है। कल तुम में से हर एक के पास धन होगा जिसे तुमने अपनी वफादारी भरी सेवा से कमाया है। आज से 10 साल बाद तुम इस धन के बारे में क्या करोगे? अगर तुम नौमाजिर की तरह अपने धन के एक हिस्से से जायदाद बनाना शुरू करोगे और अरकाद की बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन लोगे तो यह तय है कि 10 साल बाद अरकाद के पुत्र की तरह ही तुम भी अमीर और सम्मानित बन जाओगे। हमारे समझदारी भरे काम हमें जिंदगी भर खुशी देते हैं और हमारी मदद करते हैं। इसी तरह हमारे नासमझी भरे काम हमें जिंदगी भर दुख देते हैं और सताते हैं। हम उन्हें भुला नहीं पाते हैं। हमें जो चीज़ें सबसे ज़्यादा सताती है वे उन चीज़ों की यादें हैं जो हमें करना चाहिए थी। उन अवसरों की यादें जो हमारे सामने आई परंतु हम उनका लाभ नहीं उठा पाए। बेबीलोन के खजाने भरे हुए हैं। उनमें इतनी बेशुमार दौलत है कि कोई व्यक्ति सोने की मोहरों में उनकी गिनती नहीं कर सकता। हर देश के खजानों की तरह इसमें भी पुरस्कार उन संकल्पवान लोगों का इंतजार कर रहे हैं जो अपना उचित हिस्सा लेने का संकल्प कर चुके हैं। आपकी इच्छा शक्ति में ताकत होती है।
अगर तुम धन के 5 नियमों के ज्ञान से इस शक्ति को राह दिखाओगे तो तुम भी बेबीलोन के खजाने के हिस्सेदार बन जाओगे। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। अध्याय 6 बेबीलोन का साहूकार। HindiAudiobook.com। सोने की 50 मोहरें। बेबीलोन में भाले बनाने वाले रोडन के चमड़े के पर्स में इससे पहले कभी इतनी मोहरें नहीं थी। वह राजमहल से निकलकर राजमार्ग पर चलने लगा। उसके हर कदम के साथ उसके बेल्ट से बंधे पर्स में मोहरें खनक रही थी, जो उसे दुनिया का सबसे मधुर संगीत लग रहा था। सोने की 50 मोहरें, सब की सब उसकी। उसे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सोने की इन खनकती मोहरों में कितनी शक्ति है। इससे वह जो चाहे खरीद सकता है। बड़ा घर, जमीन, मवेशी, ऊंट, घोड़े, रथ, जो भी वह चाहे। वह इसका प्रयोग कैसे करेगा? उस शाम को जब वह अपनी बहन के घर की तरफ जाने वाली गली में मुड़ा तो वह किसी और चीज के बारे में नहीं सोच पा रहा था। उसके मन में सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि वह सोने की उन चमकती भारी मोहरों का स्वामी बना रहे हमेशा। इसके कुछ दिनों बाद की बात है। शाम के समय परेशान रोडन मैथन की दुकान के भीतर गया। मैथन साहूकार था और लोगों को धन उधार देता था। वह हीरे जवाहरात और दुर्लभ रत्नों का व्यापारी भी था। रोडन ने दाएं बाएं कुछ नहीं देखा। वहां रंगीन वस्तुएं खूबसूरती से सजी थी। वह सीधा पीछे की तरफ बने हुए घर की ओर गया। वहां पर उसे मैथन एक कालीन पर बैठा दिखा। मैथन भोजन कर रहा था और एक ऐश्वेत गुलाम उसे खाना परोस रहा था। रोडन सीधे उसके सामने पैर फैलाकर खड़ा हो गया। उसकी चमड़े की जैकेट के बीच से बालों भरा सीना दिख रहा था। उसने कहा, मैं आपसे एक चीज के बारे में सलाह लेने आया हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस मामले में क्या करूं। मैथन के पतले और पीले चेहरे पर एक मित्रता भरी मुस्कान आ गई। तुमने कौन सी गलती करती है जिसकी वजह से तुम्हें साहूकार के पास उधार लेने आना पड़ा? क्या जुए की टेबल पर तुम्हें बदकिस्मती का सामना करना पड़ा है, या फिर किसी जवान खूबसूरत महिला ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है? मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ, परंतु तुम मदद मांगने के लिए मेरे पास पहले कभी नहीं आई। नहीं नहीं, वह बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मैं आपसे धन उधार लेना नहीं चाहता। इसके बजाय मैं आपकी समझदारी भरी सलाह लेना चाहता हूँ। सुनो सुनो, यह आदमी क्या कह रहा है? साहूकार के पास सलाह लेने कौन आता है? शायद मेरे कान मुझे धोखा दे रहे हैं। नहीं, वे सच सुन रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? भाले बनाने वाला रोडन बाकी सब लोगों से ज्यादा चतुर है, क्योंकि वह मैथन के पास धन नहीं बल्कि सलाह लेने आया है। बहुत से लोग मूर्खतापूर्ण खर्च के लिए मुझसे धन उधार लेने आते हैं, परंतु वे सलाह नहीं चाहते हैं। बहरहाल साहूकार से ज्यादा अच्छी सलाह और कौन दे सकता है, जिसके पास लोग अपनी मुश्किल में उधार लेने आते हैं। रोडन, आज तुम मेरे साथ खाना खाओगे। आज शाम को तुम मेरे मेहमान बनोगे। एंडो, उसने अपने ऐश्वेत गुलाम को आदेश दिया, मेरे मित्र रोडन के लिए एक कालीन बिछाओ। वह मुझसे सलाह लेने आया है। वह मेरा सम्मानित अतिथि है। उसके सामने बहुत सा भोजन परोसो और मेरा सबसे बड़ा गिलास लेकर आओ। सबसे अच्छी शराब चुनना, ताकि रोडन को उसे पीने में मजा आ जाए। अब मुझे बताओ, तुम किस मुश्किल में हो? मैं सम्राट के उपहार की वजह से मुश्किल में हूँ। सम्राट के उपहार की वजह से? सम्राट ने तुम्हें ऐसा क्या उपहार दे दिया जो उसकी वजह से तुम मुश्किल में हो? किस तरह का उपहार? मैंने शाही रक्षकों के भालों पर नई नोक का नमूना पेश किया था, जिससे सम्राट बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे पुरस्कार में सोने की 50 मोहरें दे दी। इससे मैं बहुत दुविधा में हूँ। दिन भर ऐसे लोग मुझे तंग करते हैं जो मुझसे यह दौलत हथियाना चाहते हैं। मैथन ने कहा, यह स्वाभाविक है। ज्यादातर लोग धन चाहते हैं, जबकि यह बहुत कम लोगों के पास होता है। ज्यादातर लोग उस दौलतमंद व्यक्ति को खोजते हैं जिसने आसानी से दौलत कमाई हो, ताकि वे उसका धन हड़प सकें। परंतु तुम उनसे क्यों नहीं कहते? क्या तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हारी मुट्ठी जितनी सशक्त नहीं है? ज्यादातर लोगों से मैं नहीं कह देता हूँ।
परंतु कई बार हाँ कहना ज़्यादा आसान होता है। क्या कोई अपनी बहुत सी प्यारी बहन को दौलत देने से इनकार कर सकता है? निश्चित रूप से तुम्हारी बहन तुम्हें इस पुरस्कार के आनंद से वंचित नहीं करना चाहती होगी, परंतु वह यह धन अपने पति अरमान के लिए चाहती है, जिसे वह एक अमीर व्यापारी के रूप में देखना चाहती है। उसे लगता है अरमान को कभी कोई मौका नहीं मिला है। उसने मुझसे आग्रह किया है कि मैं उसके पति को यह धन दे दूं ताकि वह एक समृद्ध व्यापारी बन जाए। वह यह भी कहती है कि सफल होने के बाद उसका पति मेरा सारा कर्ज चुका देगा। मैथन ने कहा, मेरे मित्र, तुम जिस विषय पर सलाह लेने आए हो वह बहुत ही बढ़िया विषय है। धन अपने साथ जिम्मेदारी भी लाता है। धन के स्वामी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसके साथियों के साथ उसकी स्थिति बदल जाती है। धन के साथ यह डर भी आता है कि कहीं यह धन चला न जाए या कोई चालबाजी से उसे ले न जाए। पैसे से नेक काम करने की शक्ति और सामर्थ्य मिलती है। इसी तरह धनवान व्यक्ति के सामने ऐसे अवसर भी आते हैं जब बहुत अच्छे इरादों के बावजूद वह मुश्किल में पड़ सकता है। क्या तुमने कभी निनेवा के उस किसान के बारे में सुना है जो जानवरों की भाषा समझ सकता था? मुझे लगता है तुमने नहीं सुना होगा, क्योंकि कांसा ढालने वाले की वर्कशॉप में लोग इस तरह की कहानी नहीं सुनाते हैं। मैं तुम्हें यह कहानी सुनाऊंगा ताकि तुम यह समझ जाओ कि उधार लेना और देना सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ से पैसा निकलकर दूसरे व्यक्ति के पास पैसा जाने तक ही सीमित नहीं है। वह किसान जानवरों की बातें समझ लेता था। वह हर शाम को जानवरों की बातें सुनने के लिए उनके दड़बे के पास रुक जाता था। एक शाम को उसने सुना कि बैल खच्चर से शिकायत कर रहा था कि उसकी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है। मैं सुबह से शाम तक जुताई में ही लगा रहता हूँ। चाहे कितनी ही गर्मी हो, चाहे मैं कितना ही थका हूँ, या चाहे मेरी गर्दन कितनी ही दुख रही हो, मुझे काम करना पड़ता है। दूसरी तरफ तुम हमेशा आराम करते रहते हो। तुम्हें रंगीन कंबल से सजाया जाता है, जबकि तुम मालिक को मनचाही जगह पर ले जाने के अलावा कुछ नहीं करते हो। जब मालिक को कहीं नहीं जाना होता है तो तुम आराम करते हो और सारा दिन हरी घास खाते रहते हो। खच्चर बहुत दयालु था। उसने बैल के साथ सहानुभूति दिखाते हुए कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम बहुत कड़ी मेहनत करते हो और मैं तुम्हारे कष्ट दूर करने में मदद करूंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कैसे आराम कर सकते हो। सुबह जब नौकर तुम्हें जोतने आए तो तुम जमीन पर गिर जाना और दर्द से कराहने लगना, ताकि वह मालिक से जाकर कहे कि तुम बीमार हो और काम नहीं कर सकते। बैल ने खच्चर की सलाह मान ली। अगली सुबह नौकर ने किसान से जाकर कहा कि बैल बीमार है और वह जुताई का काम नहीं कर सकता। किसान ने कहा, जुताई का काम तो होना ही है, इसलिए तुम बैल की जगह पर खच्चर को बांध लो। खच्चर की इच्छा सिर्फ अपने मित्र की मदद करने की थी, परंतु इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे दिन उसे बैल के हिस्से का काम करना पड़ा। रात होने पर जब वह दड़बे में वापस आया तो उसके दिल में कड़वाहट भरी थी। उसके पैर थके थे और उसकी गर्दन दुख रही थी। किसान उनकी बातें सुनने के लिए वहीं ठहर गया। बैल ने कहा, तुम मेरे अच्छे मित्र हो। तुम्हारी समझदारी भरी सलाह के कारण मुझे दिन भर पूरा आराम मिला। खच्चर ने जवाब दिया, और मैं मूर्ख हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ मित्र की मदद करना चाहता था, परंतु बदले में मुझे ही उसके हिस्से का पूरा काम करना पड़ा। आज के बाद तुम अपना काम खुद करना, क्योंकि मैंने मालिक को सेवक से यह कहते सुना था कि अगर तुम दोबारा बीमार हुए तो वह तुम्हें कसाई के पास भिजवा देगा। यह ठीक भी रहेगा, क्योंकि तुम बहुत आलसी हो। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे से कभी बातचीत नहीं की। उनकी दोस्ती खत्म हो गई। इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है, रोडन? रोडन ने कहा, कहानी अच्छी थी, परंतु मुझे इसमें शिक्षा या सबक जैसी कोई चीज नहीं दिखी। मुझे लगा भी नहीं था कि तुम्हें दिखेगी, परंतु सबक यह है और बहुत आसान है। अगर तुम अपने मित्र की मदद करना चाहते हो तो इस तरह से करो ताकि तुम्हारे मित्र का बोझ तुम्हारे ऊपर न आ जाए। मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। यह बहुत समझदारी भरा सबक है। मैं अपनी बहन के पति का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना चाहता हूँ, परंतु मुझे एक बात बताएं। आप बहुत से लोगों को उधार देते हैं,
क्या उधार लेने वाले लोग हमेशा उधार चुका देते हैं? मैथन बहुत अनुभवी आदमी की तरह मुस्कुराया। फिर उसने कहा, अगर कर्जदार कर्ज नहीं चुका सकता तो क्या साहूकार उसे कर्ज देगा? साहूकार को सावधानी और समझदारी से यह तय करना होता है कि उसका धन उधार लेने वाले के काम आएगा तथा उसका पैसा वापिस लौट आएगा। अगर उसका धन मूर्खतापूर्ण काम में लगेगा तो उसका मूलधन भी डूब जाएगा, क्योंकि कर्ज लेने वाला कर्ज नहीं चुका पाएगा। मैं तुम्हें अपने संदूक में रखी निशानियां बताता हूँ। हर निशानी में एक कहानी छुपी हुई है। वह कमरे में एक बड़ा संदूक लेकर आया जिस पर सूअर की लाल खाल चढ़ी थी और उस पर कांसे की आकृति बनी थी। संदूक को फर्श पर रखकर वह उसके सामने बैठ गया। फिर वह अपने दोनों हाथों से उसे खोलने लगा। मैं जिसे भी उधार देता हूँ उससे अपनी इस संदूक के लिए कोई न कोई निशानी जरूर ले लेता हूँ। वह निशानी तब तक यहाँ रहती है जब तक कि पूरा कर्ज उतर नहीं जाता है। जब कर्जदार पूरा कर्ज चुका देता है तो मैं उसे वह निशानी लौटा देता हूँ। बहरहाल अगर वह कर्ज नहीं चुका पाता तो वह निशानी मुझे हमेशा यह याद दिलाती रहती है कि अमुक व्यक्ति मेरे विश्वास पर खरा नहीं उतरा। निशानी वाला संदूक मुझे बताता है कि सबसे सुरक्षित कर्जदार वे होते हैं जिनके पास कर्ज की रकम से ज्यादा संपत्ति होती है। उनके पास जमीन, हीरे जवाहरात, ऊंट या अन्य चीजें होती है जिन्हें बेचकर कर्ज चुकाया जा सकता है। मुझे निशानी के रूप में कई ऐसे रत्न दिए जाते हैं जिनका मूल्य कर्ज से ज्यादा होता है। बाकियों में इस तरह के वादे होते हैं कि अगर कर्ज न चुकाया गया तो वे अपनी जायदाद का एक निश्चित हिस्सा मेरे नाम कर देंगे। इस तरह के कर्ज देते समय मुझे विश्वास होता है कि मेरा धन सूद समेत वापस लौट आएगा, क्योंकि कर्ज जायदाद के आधार पर दिया जाता है। दूसरी श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं जिनमें कमाने की क्षमता होती है। वे तुम्हारी तरह के लोग होते हैं जो मेहनत या सेवा करते हैं और उन्हें बदले में वेतन या पारिश्रमिक मिलता है। उनके पास आमदनी का नियमित साधन होता है। अगर वे ईमानदार हों और उन पर कोई विपत्ति न आए तो वे कर्ज और सूद दोनों को चुका सकते हैं। इस तरह के कर्ज इंसान की मेहनत पर आधारित होते हैं। बाकी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास न तो जायदाद होती है और न ही कमाने की विश्वसनीय क्षमता होती है। जिंदगी मुश्किल है और कुछ लोग जिंदगी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। इन लोगों को मैं रोज कर्ज देता हूँ, भले ही वह 1 रुपया का भी क्यों न हो। मेरा निशानी वाला संदूक आगे आने वाले सालों में मुझे चिढ़ाता रहेगा जब तक कि कर्ज लेने वाले के साथ उनके अच्छे मित्रों की गारंटी न हो जो उसे विश्वसनीय मानते हों। मैथन ने संदूक खोला। रोडन उत्सुकता से आगे झुका। संदूक में सबसे ऊपर लाल कपड़े पर कांसे का नेक पीस पड़ा था। मैथन ने उसे उठाकर प्यार से थपथपाया। यह मेरे संदूक में हमेशा रहेगा, क्योंकि इसका मालिक अब इस दुनिया से जा चुका है। मैं इस निशानी को संभाल कर रखता हूँ और मैं उसकी यादों को भी संजो कर रखता हूँ, क्योंकि वह मेरा अच्छा मित्र था। हमने साथ साथ सफलतापूर्वक व्यापार किया था, जब तक कि वह पूर्वी देश की एक महिला को ब्याह कर नहीं लाया। वह सुंदर थी, परंतु हमारी महिलाओं जैसी नहीं थी। वह औरत नहीं, बिजली थी। मेरे मित्र ने अपनी पत्नी की इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। जब उसका धन खत्म हो गया तो वह कष्ट में मेरे पास आया। मैंने उसे सलाह दी। मैंने उससे कहा कि मैं उसे एक बार फिर ठीक करने का मौका दूंगा। उसने नए सिरे से शुरू करने की कसम खाई, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक दिन आपसी झगड़े में उसकी पत्नी ने उसके सीने में चाकू घुसा दिया, क्योंकि उसके पति ने उसे ऐसा करने की अनुमति दी थी। और वह महिला, रोडन ने सवाल किया। हाँ, जाहिर है यह उसी का है, मैथन ने लाल वस्त्र उठाते हुए कहा। पछतावे में वह नदी में कूद गई। ये 2 कर्ज भी नहीं चुकाए जाएंगे। रोडन, यह संदूक बताता है कि जो लोग बहुत भावुक होते हैं या भावनात्मक तूफानों में घिरे रहते हैं, वे साहूकार के लिए सुरक्षित नहीं होते हैं। यह अलग चीज है। उसने बैल की हड्डी से बनी अंगूठी को उठाते हुए कहा। यह एक किसान की है। मैं उसकी महिलाओं से गलीचे खरीदता हूँ।
उस किसान के खेत पर टिड्डी दल ने धावा बोल दिया। उसके घर में फाके पड़ने की नौबत आ गई। ऐसे समय में मैंने उसकी मदद की। नई फसल आने पर उसने तत्काल अपना कर्ज चुका दिया। इसके बाद एक दिन वह मेरे पास आया और उसने एक दूर देश की बकरियों के बारे में बताया, जिसका वर्णन उसने एक यात्री से सुना था। उन बकरियों के लंबे बाल इतने सुंदर और नरम थे कि वह उनसे इतने बेहतरीन गलीचे बना सकता था जैसे आज तक बेबीलोन में नहीं देखे गए। वह ऐसी बकरियों का रेवड़ चाहता था, परंतु उसे खरीदने के लिए उसके पास धन नहीं था। इसलिए मैंने उसे यात्रा करने और बकरियां लाने के लिए धन उधार दिया। अब उसने रेवड़ खरीद लिया है और अगले साल मैं बेबीलोन के अमीरों को हैरान कर दूंगा, क्योंकि मैं उसे बहुत शानदार और महंगे गलीचे बेचूंगा। जल्दी ही मुझे उसकी अंगूठी लौटाना होगी। वह तत्काल कर चुकाने पर जोर दे रहा है। रोडन ने पूछा, कुछ उधार लेने वाले समय से पहले भी कर चुका देते हैं? अगर वे किसी ऐसे उद्देश्य के लिए कर्ज लेते हैं जिससे उन्हें पैसा मिल जाता है तो वे ऐसा करते हैं, परंतु अगर वे अपनी नासमझियों के लिए उधार लेते हैं तो मैं उन्हें यह चेतावनी देता हूँ कि तुम्हारा धन तुम्हारे हाथ में दोबारा लौटकर नहीं आएगा। रोडन ने दुर्लभ कारीगरी वाले रत्नों से जड़े सोने के भारी कंगन को उठाते हुए पूछा, मुझे इसके बारे में बताएं। मैथन ने हंसते हुए कहा, मेरे अच्छे मित्र को महिलाएं कुछ ज्यादा ही पसंद है। रोडन ने कहा, आखिर मैं आपसे अधिक युवा हूँ। मैं मानता हूँ, परंतु इस बार तुम खामखा रोमांस का शक करते हो। इस कंगन की मालकिन मोटी और बूढ़ी है। वह बहुत ज्यादा बोलती है, परंतु उसकी बातें इतनी अर्थहीन होती है कि वह मुझे पागल कर देती है। कभी उन लोगों के पास बहुत पैसा था और वे अच्छे ग्राहक थे, परंतु फिर वे बदकिस्मती के शिकार हो गए। उस महिला का एक बेटा है जिसे वह व्यापारी बनाना चाहती है, इसलिए वह मेरे पास आई और मुझसे धन उधार लिया ताकि उसका पुत्र एक कारवां के मालिक का हिस्सेदार बन सके, जो यात्रा करते समय एक शहर से ऊंट खरीदता है और दूसरे शहर में बेच देता है। कारवां का मालिक अच्छा निकला, क्योंकि उसने बेचारे लड़के को दूर के एक शहर में बिना धन और बिना मित्रों के छोड़ दिया। वह उस युवक को सोता हुआ छोड़ गया। युवक कुछ साल बाद शायद इस कर्ज को चुका सकता है। जब तक मुझे अपना ब्याज नहीं मिलेगा, सिर्फ हवाई बातें ही सुनने को मिलती रहेंगी। वैसे असली बात यह है कि यह कंगन कर्ज की रकम से ज्यादा कीमती है। क्या इस महिला ने आपसे कर्ज की समझदारी के बारे में सलाह नहीं मांगी थी? मामला बिल्कुल ही उल्ट था। उसने कल्पना में अपने पुत्र को बेबीलोन का दौलतमंद और सशक्त आदमी मान लिया था। इसका विरोध करने का मतलब उसे गुस्सा दिलाना था। उसने मुझे अच्छी तरह फटकारा। मैं जानता था कि इस अनुभवहीन युवक को धन देने में जोखिम है, परंतु चूंकि उसने यह कंगन गिरवी रखा था, इसलिए मैं उसे कर्ज देने से इनकार नहीं कर सकता था। मैथन ने रस्सी की गांठों को दिखाते हुए आगे कहा, यह ऊंटों के व्यापारी नेवाटूर की है। जब वह कोई बड़ा रेवड़ खरीदता है और उसे इसके लिए पैसों की जरूरत होती है तो वह मुझे यह रस्सी दे जाता है और मैं उसे जरूरत के मुताबिक उधार दे देता हूँ। वह एक समझदार व्यापारी है। मुझे उसके सही निर्णय लेने की क्षमता पर भरोसा है और मैं उसे उदारता से उधार दे सकता हूँ। बेबीलोन में कई अन्य व्यापारियों पर भी मुझे भरोसा है, क्योंकि उनका व्यवहार विश्वसनीय है। उनकी निशानियाँ मेरे संदूक में। Thank you everyone for listening. So, साहूकार से साहूकार किसे कहते हैं यार? जो कर्ज देता है उसी को कहते होंगे obviously। लेकिन हमारे समाज में वो कौन लोग हैं जिनसे हम सलाह ले सकते हैं? लाइक सुनार और ब्याज देने वाले थोड़े खतरनाक टाइप होते हैं यार। उनसे एजुकेशंस की नहीं, उनसे तो कुछ अलग ही चीज़ सीखने को मिलती है इंडिया में तो। बट हाँ, एजुकेटेड लोगों से फाइनेंशियली एजुकेटेड लोगों से सलाह लेनी चाहिए। आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। सो हम भी लेते हैं। लाइक हमने स्टॉक एज का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। सो एवरी थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे सेमिनार होते रहते हैं। दे टीच अस मैनी थिंग्स इन द सेमिनार। वी आर ट्राइंग टू बी फाइनेंशियली एडुकेटेड। सो लेट्स सी क्या होता है।
लेकिन पॉइंट है कि लाइक आप सही इंसान से सलाह लो, किसी ऐसे इंसान से सलाह मत लो जिसने वो काम खुद नहीं किया। सो जैसे मैं सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो सेमिनार्स होते रहते हैं, फिर वो थोड़ी टिप्स भी देते रहते हैं, टिप्स इन द सेंस इन्वेस्टमेंट टिप्स, एजुकेशनल टिप्स, कि तुम ये वाली बुक पढ़ो, वो वाली बुक पढ़ो, ये वाला है टिप्स का मतलब वो वाली टिप्स नहीं, ऐसी कोई टिप नहीं होती, लेनी भी नहीं चाहिए। एजुकेट योर सेल्फ एंड देन अर्न मनी ब्रो। खाना खाना है, खाना रेडी है हमारा, अभी खाना खा के अपन सोया करके अपने को नींद आ रही बहुत तेज, जिम करके आया और थक गया। सो लेट्स सी, कंटिन्यू करेंगे यहीं से। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग।